हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जो कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार स्पेशल एस्टेट की ये 8वीं क्लास है, जिसमें आपको स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जो टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और धीरे धीरे हार्ड भी मिलेंगे, सॉफ्ट भी मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे। फिलहाल देखते हैं। अगर पहली बार हैं तो चैनल को विजिट कीजिए। बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं। आप कोई भी क्लास बनी हो किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप उसे भी देखेंगे, वो क्वेश्चंस भी आपके लिए काम आएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे जुड़े। बहुत सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला सवाल है, जो कि बहुत आप जानते होंगे, सरल भी है। क्वेश्चन नंबर 91, वाणी विकार क्या है? ऑप्शन ए, भाषा समझने में कठिनाई। ऑप्शन बी, वाक ध्वनियाँ बनाने में कठिनाई। ऑप्शन सी, अभिव्यंजक भाषा जिसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहते हैं उसमें कठिनाई। या फिर ऑप्शन डी, ग्रहणशील भाषा में कठिनाई, यानी कि रिसेप्टिव लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, वाक ध्वनियाँ बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि वाणी एक ध्वनियों का एक अर्थपूर्ण रूप होता है। जब अभी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये स्पीच है, इन द सेंस कि मीनिंगफुल है, तभी वो स्पीच कहेंगे, अदरवाइज फिर वो एरर माना जाएगा। ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वाक विकार नहीं है? जो कॉमन स्पीच डिसऑर्डर है उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति विकार, जो आर्टिकुलेशन एरर होता है, या शायद ये उच्चारण विकार भी कहते हैं इसको, अभिव्यक्ति विकार भी शायद हिंदी मिला होगा। ऑप्शन बी, ध्वन्यात्मक विकार। ऑप्शन सी, सांस लेने में कठिनाई। ऑप्शन डी, आवाज विकार या अनुनाद विकार, जो रेजोनेंस डिसऑर्डर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो सांस लेने में कठिनाई होती है वो सामान्य वाक विकार नहीं है, बाकी हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए, दूसरों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन बी, हकलाना, जिसे स्टटरिंग कहते हैं। ऑप्शन सी, विशिष्ट वाक ध्वनियाँ बनाने में कठिनाई। ऑप्शन डी, विचार व्यक्त करने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सी हमारा सही जवाब है। कहता है विशिष्ट वाक ध्वनियाँ बनाने में कठिनाई होती है तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि कौन सा शब्द दूसरों को विचार या संदेश व्यक्त करने में कठिनाइयों को संदर्भित करता है? ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और साथ ही इंक्लूज़न और स्पेशल को भी कवर करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। आप कमेंट करके भी ज़रूर अपनी राय दिया करें, सजेशंस दिया करें। बात भी और आपको कोई जानकारी हो किसी क्वेश्चंस के बारे में और आंसर के बारे में, या और किस पर वीडियो बनाया जा सकता है, आप ज़रूर बता दिया करें। लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 94 की कौन सा शब्द दूसरों को विचार या संदेश व्यक्त करने में कठिनाइयों को संदर्भित करता है? अगर हम दूसरों को अपने विचारों या संदेशों को व्यक्त करते हैं और अगर उसमें कठिनाई होती है तो इनमें से क्या है? ऑप्शन ए, ध्वन्यात्मक विकार। ऑप्शन बी, ग्रहणशील भाषा विकार। ऑप्शन सी, अभिव्यंजक भाषा विकार। या फिर ऑप्शन डी, आवाज संबंधी विकार। क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिव्यंजक भाषा विकार, जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। क्योंकि जब हम व्यक्त करते हैं दूसरों को अपने विचार, तो अगर उसमें कठिनाई आती है, यानी कि हमको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। तो ये स्पीच एंड लैंग्वेज से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में वो भी आता है।
क्वेश्चन नंबर 95, कुष्ठ रोग का कारण क्या है? जो लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग, उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए कवक जो फंगी होता है, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी परजीवी पैरासिट जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ये एक वायरस के थ्रू जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया होता है वो एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि कुष्ठ रोग मुख्य रूप से शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मांसपेशियों और हड्डियां, ऑप्शन बी हृदय और फेफड़े, ऑप्शन सी त्वचा परिधि तंत्रिकाएं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा झिल्ली और आंखें, कुछ ऑप्शन डी जिगर और गुर्दे यानी कि लिवर एंड किडनी। क्वेश्चन नंबर 96 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी त्वचा परिधीय तंत्रिकाएं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा झिल्ली और आंखें। क्वेश्चन नंबर 97, कुष्ठ रोग कैसे फैलता है? ऑप्शन ए आकस्मिक संपर्क के माध्यम से, ऑप्शन बी भोजन बांटने के माध्यम से, ऑप्शन सी नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से, फिर ऑप्शन डी मच्छर के काटने से। क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से। ये इसे छूने से नहीं फैलता है, साथ में खाना खाने से भी नहीं फैलता है ये। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन 98 कहता है यदि उपचार ना किया जाए तो कुष्ठ रोग का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए सांस की विफलता, ऑप्शन बी लक्षण और भेदभाव यानी कि स्टिग्माटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी हृदय वाहिनी रोग, ऑप्शन डी यकृत को होने वाला नुकसान, जो हमारा लिवर डैमेज जैसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आप कुष्ठ रोग का संभावित परिणाम बहुत खतरनाक होता है, इन द सेंस कि हमारा समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करने लगता और एक तरीके का भेदभाव करने लगता है, ये बहुत खतरनाक है। सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है लांछन लगाना, भेदभाव करना। एक बार आदमी शारीरिक कष्ट से झेल लेता है लेकिन तानों से जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनमें से भी अपने आप को बहुत लोग साबित कर पाए हैं। आप उसके लिए ऐसे मोटिवेशन और जानकारी के लिए ग्रेट पर्सनालिटी PWD करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसे देखिए। आप जान पाएंगे कि दिव्यांगता दिव्यांगता नहीं है, वो एक योग्यता है जो उसी में छिपी हुई है और लोग उसको साबित कर पाए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन 99, कौन सा शरीर तंत्र कुष्ठ रोग से प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए स्किन त्वचा, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन प्रणाली, ऑप्शन डी पाचन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 99 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र है, वो प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 110, कहता है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ आकस्मिक संपर्क के संबंध में प्राथमिक संदेश क्या है? ऑप्शन ए यह संचरण का एक सामान्य तरीका है, ऑप्शन बी यह सुरक्षित है और बीमारी नहीं फैलाता, ऑप्शन सी इसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी इससे कलंक लगता है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सुरक्षित है और बीमारी नहीं फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार पूर्ण दृष्टिहीनता की परिभाषा क्या है? पूर्ण दृष्टिहीनता का मतलब जो ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन ए, इसका जो हमारा सही जवाब है, एग्जैक्ट मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, ऑप्शन बी सही होगा अकॉर्डिंग टू RPWD, कि सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में। जैसे कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया हो, आप
ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास भी गए हों, जिसको हम नेत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं, उसने चेक भी किया हो, सारे प्रयास कर लिए हो इंटरवेंशन, उसके बाद सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति, यानी कि पूरी तरीके से अनुपस्थित हो, टोटल अब्सेंस, या फिर दृश्य तीक्ष्णता मतलब विजुअल इक्विटी, देखने की क्षमता 3/60 से कम या 10/200 स्नेलेंस से कम, अगर ये स्थिति है तो हम मानेंगे कि वो पूर्ण दृष्टिहीन है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016। तो 101 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, ये RPWD अधिनियम 2016 के तहत किस स्थिति को कम दृष्टि मतलब लो विजन, जिसे अल्प दृष्टि भी हम कहते हैं, इसका हमारा सही जवाब होगा बी। ये हमारा बी सही जवाब होगा, जिसमें लिखा है सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम नहीं होनी चाहिए। जब भी हम ये लिखते हैं तो स्नेलिन जरूर लिख देते हैं। 3/60 तक या 10/200 स्नेलिन तक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103, PWD अधिनियम जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 है, वो पूर्ण दृष्टिहीनता शब्द में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 103 का जो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी होगा कि दृष्टि का पूर्ण अभाव। देखिए ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग है PWD के अकॉर्डिंग 103 का। अगर दृष्टि का पूर्ण अभाव है तो ही पूर्ण दृष्टिहीनता होगी, अदरवाइज नहीं। पूर्ण दृष्टिहीनता शब्द में क्या शामिल है? ऐसे वर्ड भी आते हैं इसमें सारी चीज़ें, बाकी उसमें बहुत सारे वर्ड भी हैं। एक बार आप PWD एक्ट में जाइएगा तो आप और भी बेहतर तरीके से उसे पढ़िएगा, और इसमें कम अधिक सबसे मायने रखता है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 104, इसका फुल वीडियो बना हुआ है RPWD एक्ट का, आप वहाँ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104, PWD अधिनियम 1995 दोनों बना है। PWD अधिनियम 1995 और RPWD अधिनियम 2016 दोनों वीडियोस बने हैं फुल थ्योरी। यहाँ पर है 104, PWD अधिनियम 1995 के तहत किसी व्यक्ति को पूर्ण दृष्टिहीनता मानने के लिए दृश्य तीक्ष्णता मापदंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी कि सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 स्नेलन से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ऊपर की जो डेफिनेशन थी, ये पूर्ण दृष्टिहीनता की मानने के लिए दृश्य तीक्ष्णता का मापदंड यहाँ पर बता रहा है, और यहाँ पर चेंज हो गया है पूर्ण दृष्टिहीनता शब्द में क्या शामिल है। देखिए एक एक शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो वर्ड था यहाँ पर बी में, ये टोटल अब्सेंस ऑफ साइट हो गया तो बाकी चीज़ें सब अपने आप बंद हो जाती हैं। लेकिन जब मापदंड की बात आती है, मापदंड जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आप टेक्निकली उस वे में आ गए हैं जो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कई बार हम क्वेश्चंस हमारा जो शब्द होते हैं उससे भी बहुत वैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 104 का बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105,
कहता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार दृष्टि सीमा का कौन सा क्षेत्र पूर्ण दृष्टिहीनता के रूप में योग्य है? क्वेश्चन नंबर 105 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए। दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे भी कम कोण पर आंतरिक होती हो तो ही इससे संबंधित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 कम दृष्टि वाले व्यक्ति को कैसे परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही जवाब है सी, कि उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के बाद भी दृश्य कार्यप्रणाली में हानि, लेकिन एक उपयुक्त सहायक उपकरण के साथ कार्य निष्पादन, जो वर्क परफॉर्मेंस होता है, कार्य निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करने में संभावित रूप से सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, डेफिनेशंस वगैरह तो आपको याद करनी पड़ेगी, एक्ट वगैरह हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए उन्हें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 107 कुछ आईसीटी के भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि सहायक प्रौद्योगिकियां जो एटी होता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में कैसे योगदान देती हैं? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीखने की गतिविधियों और स्वतंत्र सीखने में प्रभावी भागीदारी के लिए सहायता प्रदान करके। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा आप में पावर डेवलप नहीं करती है, लेकिन आप जो काम करते हैं उसको सरल बना देती है। आप जो भी काम करते हैं उसको लचीला बना देती है। अधिक समय में हो रहा होगा तो कम समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 108, शारीरिक और बौद्धिक विकलांगता वाले या दिव्यांगता वाले CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एटी के लाभों में से एक क्या है? यानी कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लाभों में से एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कि उनकी समस्याओं और बाधाओं को कम करना, बढ़ाना नहीं, बाधाएं पैदा करना नहीं है, क्षमताओं को सीमित करना नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है एटीएस, एटीएस मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, CWSN में सामाजिक विकास में कैसे योगदान देते हैं? इसका जो सही जवाब होगा 109 का ऑप्शन सी, कि बाधाओं को दूर करके और गैर विकलांग साथियों के साथ कनेक्शन को सुविधाजनक बना करके। क्योंकि जब तक एक दिव्यांग विद्यार्थी जुड़ेगा नहीं, किससे जुड़ेगा? क्योंकि समाज तो दिखता नहीं है, वो तो अमूर्त है, व्यक्ति दिखता है। तो हमको व्यक्ति के साथ कनेक्शन बैठाना पड़ेगा, व्यक्ति से मिलना जुलना पड़ेगा। अगर जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं आज किस तरीके से, मान लीजिए एक बच्चा है जो सुन नहीं पाता, थोड़ा बहुत श्रवण क्षमता है, रेजिडुअल पावर है, अगर आप उसको हियरिंग एड दे दें तो सुन सकता है थोड़ा बहुत, और उसके माध्यम से अगर समाज में व्यक्तियों से मिलता जुलता है, थोड़ी बहुत आवाज़ के माध्यम से कम्युनिकेशन कर पाता है, अगर वो थोड़ा बहुत बोल लेता है तो हो सकता है कि उसका कनेक्शन बेहतर हो जाए। अधिकतर चांसेस रहते हैं कि जो बचपन से डेफ होते हैं उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट वर्बल खास करके नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि CWSN के लिए बाधाओं को दूर करने में एटी किस प्रकार योगदान देता है? असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये बाधाओं को दूर करने में मदद करके और CWSN को अपने गैर विकलांग समकक्षों की तरह कार्य करने में सक्षम बनाकर ये योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर कुछ आईपी से भी प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि जब दिव्यांग बच्चों की बात आती है तो आईपी से संबंधित सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, कहता है कि आइडिया के अनुसार व्यक्तिगत
शिक्षा कार्यक्रम जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 111 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये आइडिया एक्ट के अनुसार है, क्योंकि आईईपी का जो प्रचलन आया है वहीं से आया हुआ है। कई बार आपको सवाल में पूछ ले तो, क्योंकि आईपी उसके सिद्धांतों में से एक है, उसके 6 सिद्धांत हैं। आइडिया जो एक्ट है, आपको कोशिश करेंगे कि कल आपको थ्योरेटिकल वीडियो दे दें, फुल थ्योरी वीडियो। उसको आप पढ़ेंगे जैसे ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। फिलहाल यहाँ पर 111 का हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है, कहता है कि आईपी के संदर्भ में व्यक्तिगत शब्द पर जोर क्यों दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर देना, क्योंकि यूनिक नीड होती है बच्चे की, तो इसीलिए व्यक्तिगत पर जोर देना, ताकि जो औसत बच्चे हैं दूसरे, उन तक उनको लाया जा सके। हर व्यक्ति का यूनिकनेस होता है, पहचानने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 113 है, आइडिया के अनुसार आईईपी का पहला उद्देश्य क्या है? अब देखिए, बात वही आ गई, आइडिया के अनुसार। आईडी इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट 2004। इसका पहले का नाम क्या था? वो 1975 में शुरुआत से बना था ये, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकेप चिल्ड्रन एक्ट, वो पहले का था। जब आप उसे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बनाने में कठिनाई तो काफ़ी लगती है, समय भी लगता है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें एंड कमेंट भी साथ में किया करें। आपको कैसा लगता है, ऐसे क्वेश्चंस ठीक हैं? क्योंकि आप अगर कमेंट करते हैं तो लगता है कि चलो आगे भी आप लोगों के लिए बना दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस का निर्माण कर दिया जाए। बहुत सारे लोग बनाते हैं और लोग भी पढ़ाते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ठीक से बता सकें, पढ़ा सकें और आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि आइडिया के अनुसार आईपी का पहला उद्देश्य क्या है? 113 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बच्चे के लिए मापने योग्य वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना। ध्यान रखना, क्योंकि जब तक आप असेसमेंट करके लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। ये उनका पहला उद्देश्य है। आइडिया के अनुसार आप अपना इसमें तर्क मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आइडिया एक्ट गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 114 है, आईपी एक बच्चे के स्कूल दिवस के लिए क्या आधार तैयार करता है? ऑप्शन में 4 हैं। 114 का सही जवाब सी, कि आईपी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाली सेवाओं सहित दिन की समग्र संरचना ये पूरी तरीके से तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, आइडिया के अनुसार क्या विशेष शिक्षा को एक स्थान या सेवा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 115 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कि यह एक सेवा है, इट इज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 116 है, जॉब एक्सेस विद स्पीच। कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। जॉब एक्सेस विद स्पीच, जॉब सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है। जॉब एक्सेस विद स्पीच सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 116 का सही जवाब ऑप्शन ए, पाठ को भाषण में यानी कि वाक्य में परिवर्तित करना, यानी कि कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू स्पीच, यानी कि अगर लिखी हुई चीज़ें हैं तो उनको स्पीच में बदल देना, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे सुन सकते हैं, उनको केवल विजन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि बात करने वाली किताबें दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे लाभ पहुंचाती हैं?
जो ऑडियो बुक्स होती हैं, टॉकिंग बुक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पुस्तकों को ऑडियो रूप में परिवर्तित करके ये लाभ पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि सहायक प्रौद्योगिकी के रूप में बड़े प्रिंट और टॉकिंग कैलकुलेटर का क्या अर्थ है? 118 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। स्क्रीन पर बढ़े हुए टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ ऑडियो आउटपुट करता है ये टॉकिंग कैलकुलेटर। जो भी आप दबाएंगे वो टॉक करेगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि सुगम्य पुस्तकालय किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्योरेटिकल वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसमें बढ़िया दिया गया है। आप उसे देखेंगे तो बहुत सारे सवाल आप दिव्यांग बच्चों के लिए जो आईसीटीज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आप वो क्वेश्चन सभी हल कर पाएंगे। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और वो वीडियो है आईसीटीज़ फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन या दिव्यांग बच्चों के लिए आईसीटीज़। क्वेश्चन नंबर 119 सुगम्य पुस्तकालय किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि ड्रैगन और सिरी जैसे वाक् पहचान सॉफ्टवेयर सहायक प्रौद्योगिकियों में कैसे योगदान करते हैं? सारे सॉफ्टवेयर के नेम भी हैं उस वीडियो में, जब आप देखेंगे बहुत लाभ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 120 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कि नेत्रहीन और चलने फिरने में अक्षम व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचालित करने में सक्षम बनाता है। ये आज के 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आ सकते हैं। थोड़ा कठिन भी थे, सरल भी थे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरेटिकल वीडियोस भी बने हैं। कोशिश करेंगे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड करें सब चीज़ें। एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक हैं, बट कई बार हेल्थ इश्यूज़ और कई सारी चीज़ों के टेक्निकल इश्यूज़ के चक्कर में भी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन होते हैं, उन सभी का शुक्रिया। और बाकी सभी देखते रहें, दूसरों तक पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें वीडियोस को, ताकि और लोग भी जान सकें। बहुत सारे लोगों के कमेंट और ईमेल में आते हैं कि सर बहुत बाद में आपका चैनल मिला कंटेंट, लेकिन पहले मिल जाता तो ठीक रहता। तो आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।